आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सत्ता के समकालीन केंद्र जो चैप्टर है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के। 1 मार्क्स के एमसीक्यू ऑलरेडी हमने लाइव क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले आपको चैप्टर की वीडियो देखनी जरूरी है। ये सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लाइव क्लास की जो प्लेलिस्ट है के लिंक है वो भी प्लेलिस्ट में डाल दिए, आप उनको भी वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, पैसेज वगैरह A to Z आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आने वाले समय में। वहां पे डलवा देंगे। eklavyastudypoint.com पे जाके आपको सर्च करना है। ठीक है। गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com, इसके बाद क्लास 12th में जाना है, सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट में जाना है और इस तरीके से आपके सामने टेबल आएगी और टेबल में जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं। फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सीरीज जो है इसमें 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के मिक्स क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इस वीडियो में आपको 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के तीनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए मार्शल योजना जो है उससे क्या अभिप्राय है, मार्शल योजना का क्या अर्थ है। तो देखिए क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद यूरोप जो था उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि यूरोप जो है एक तरह से जंग का अखाड़ा बना हुआ था। तो सबसे ज्यादा नुकसान भी यूरोप ने उठाया था। तो जब यूरोप ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया तो उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका ने यूरोप को, खासकर यूरोप में कौन से यूरोप को, पश्चिमी यूरोप को, क्योंकि यूरोप जो था दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक पूर्वी खेमा बन गया था, एक पश्चिमी खेमा बन गया था। पश्चिमी खेमा जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था, तो अमेरिका ने क्या करा, पश्चिमी यूरोप की मदद करी, यानी उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से जीवित करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए जो मदद की थी उसी को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो यह आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ना आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताइए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, और फिर आपसे पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे। तो ये यूरोपीय परिषद पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो मैं आपको बता देता हूँ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो थी ये 1948 में हुई थी, 1948 में। यूरोपीय परिषद बना था 1949 में। ठीक है। और यूरोपीय आर्थिक ये जो समुदाय है ये बना था 1957 में, 1957। और यूरोपीय संघ बना था 1992 में, यानी कि 1992 में। ये सारी की सारी डेट आप लिख सकते हैं, इसको याद कर लेना। ठीक है। आगे चलिए। एक क्वेश्चन है कि बताइए क्या ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो देखिए हमारा आंसर है नहीं। यूरोपीय संघ जो है पहले, ठीक है, सॉरी, ब्रिटेन जो है पहले यूरोपीय संघ का सदस्य होता था, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है, वो उसका सदस्य नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा, नहीं। ब्रिटेन जो है अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। इसने क्या किया था, 2016 में अपने देश में एक जनमत संग्रह कराया था। ठीक है। पब्लिक से एक सर्वे करवाया था। फिर उसके बाद 2020 में इसने क्या करा, यूरोपीय संघ से बाहर होने का फैसला किया और इसने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। इसको ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रेग्जिट के नाम से। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। तो यूरोपीय संघ जो है यूरोप के देशों का एक संगठन है। इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ के प्रभाव, उसके परिणाम, कुछ भी पूछ ले, उसकी विशेषता, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसे याद करके जाना है। यूरोपीय संघ के क्या ये यूरोपीय देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। एक संधि हुई थी, मॉस्ट्रिट संधि। मॉस्ट्रिट संधि के तहत यूरोपीय संघ बनाया गया था। ठीक है। यूरोपीय संघ जो था यूरोपीय देशों का संगठन था, तो शुरू शुरू में ये एक आर्थिक संगठन की तरीके से काम करता था। यानी आरंभ में ये आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या करा, अपने आप को बदला और बाद में ये एक राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा। यानी यूरोपीय देशों के लिए एक राजनीतिक संगठन बन चुका था। और इसके पास अपना झंडा है, यानी इसका एक फ्लैग है, इसका अपना गान है, जैसे हमारा राष्ट्रगान वगैरह होता है ना, तो अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है इसके पास, और अपनी एक मुद्रा है यूरो। ठीक है। यूरो मुद्रा है इनके पास, और यूरो मुद्रा जो है यूरोपीय देशों में चलती है। यूरोपीय संघ ने एक प्रयास करा था अपना संविधान बनाने की। इसने क्या करा, 2003 में अपना एक संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें ये फेल हो गया, यानी असफल हो गया। तो ये कुछ यूरोपीय संघ है और इसके बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ जो है इसके गठन के उद्देश्य बताने, यानी कि यूरोपीय संघ जो बना था ये क्यों बनाया गया था, आखिर क्या कारण थे इसके। तो देखिए
अब दुनिया का कोई भी संगठन हो, यूरोपीय संघ नहीं, दुनिया का कोई भी संगठन, उसके जो उद्देश्य होते हैं ना, अगर आपके पेपर में आ जाए, मान लो आसियान पूछ ले, यूरोपीय संघ पूछ ले, या कोई भी संगठन पूछ ले, यूएनओ पूछ ले, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन पॉइंट है, हर जगह चलते हैं। जैसे कि देखो, यूरोपीय संघ में क्या था, एक समान नीति हो, सुरक्षा हो, इसके लिए कराया गया था। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे का सहयोग, ये सभी संगठन में लागू हो जाएगा ये वाला पॉइंट, कि एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है। और एक वीजा मुक्त आवागमन था यूरोपीय संघ में, एक समान मुद्रा का चलन था, शांति स्थापित करना, व्यापार को बढ़ावा देना, इस तरीके के पॉइंट जो है आप बता सकते हो। लगभग लगभग सभी पॉइंट जो है सभी क्वेश्चन में चल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूरोपीय संघ के गठन के 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला क्या था कि इनके देशों के बीच में एक जैसी विदेश नीति, एक जैसी सुरक्षा नीति हो जाए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक जैसी मुद्रा चले, यानी ये चाहते थे कि यूरो जो मुद्रा है वो सभी देशों में यूरोप के चले, क्योंकि अमेरिका के डॉलर को कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करना चाह रहे थे ये, आप ये मान लीजिए, ठीक है। और वीजा मुक्त आवागमन हो, कि आपस में एक दूसरे के देश में बिना परमिशन के, बिना वीजा के आराम से आ जा सके, कोई समस्या ना है, ठीक है। आगे देखिए, यूरोपीय संघ जो है इसको ताकतवर बनाने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, कौन से वो कारक हैं जिसकी वजह से यूरोपीय संघ जो है एक ताकतवर संगठन बनता है। तो देखिए, यूरोपीय संघ के पास जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को देखें तो यूरोपीय संघ था, ठीक है। इसका जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। और इसकी अगर मुद्रा की बात करें तो ये जो यूरो मुद्रा है अमेरिका के डॉलर के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकती है, ठीक है। इसीलिए यूरोपीय देशों ने क्या करा, डॉलर को मुख्य ना मानकर अपनी यूरो मुद्रा में व्यापार करने का सोचा, ताकि वो अमेरिका के डॉलर को एक तरह से चैलेंज कर सके, ये था। विश्व व्यापार में अगर हम देखें तो अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी यूरोपीय संघ की आती है। यूरोपीय संघ जो है इसका एक सदस्य वीटो पावर वाला भी है, यानी कि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, जिसको बोला जाता है फ्रांस। हालांकि पहले इसके 2 सदस्य देश होते थे, ब्रिटेन भी होता था, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन होते थे। लेकिन ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने तो यूरोपीय संघ से एग्जिट कर दिया, यानी वो उससे बाहर निकल गया। तो अब एक ही देश ऐसा बचा है इसका जिसके पास परमानेंट सीट है। फिर क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना की बात करें तो वो यूरोपीय संघ के पास है, और इसके पास ऐसा माना जाता है 335 के करीब परमाणु हथियार भी हैं। तो इस तरीके से देखें तो यूरोपीय संघ जो है हर मामले में आगे है, सेना के मामले में आगे है, राजनीतिक मामले में आगे है, अर्थव्यवस्था के मामले में आगे है, ठीक है, दुनिया में व्यापार के मामले में आगे है, वीटो पावर भी इनके देश के पास है। तो इस तरीके से काफी ताकतवर है यूरोपीय संघ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि यूरोपीय संघ की ना विशेषता या ताकत के बारे में नहीं पूछते, कभी कभी यूरोपीय संघ की कमियां पूछ लेते हैं, और हम तो भाई ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो याद करके जाते हैं। कमियां भी याद करके जाना, कमियां भी आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो यूरोपीय संघ ताकतवर जरूर है, लेकिन इसके अंदर कुछ कमी भी है। वो कमी क्या है ये देखते हैं। इसके सदस्य देशों की अपनी अपनी अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है। अब यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश हैं, इन सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है। कभी कभी ये विदेश नीति, रक्षा नीति एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, ठीक है। ऐसा कब हुआ था उसको देखते हैं, ऐसा कब हुआ था। इसके सामने एक एग्जांपल है। देखिए, इराक पे क्या हुआ था, अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक पे हमला करा तो ऐसे में ब्रिटेन जो था, ठीक है, ब्रिटेन ने तो उस हमले का साथ दिया, यानी इसके पक्ष में खड़ा था। लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो कि यूरोपीय संघ के ही देश हैं, वो इसके खिलाफ थे, वो इस चीज को सही नहीं मान रहे थे। यानी कि एक मामले में कुछ देश तो उसके साथ है, लेकिन कुछ देश उसके खिलाफ हैं। तो इससे कहा जाता है कि कभी कभी इनकी जो विदेश नीति है, रक्षा नीति है, आपस में टकरा जाती है, ठीक है। एक तो ये कारण है। एक और एग्जाम्पल देखिए, डेनमार्क और स्वीडन जो है दोनों ही यूरोपीय संघ में है, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसकी जो मुद्रा है यूरो, इसको मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने मॉस्ट्रिट संधि को भी मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, ये उसको भी नहीं मानने को तैयार। फिर ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ये बिल्कुल नया पॉइंट है, ब्रिटेन उससे बाहर निकल गया। फिर इसके कई सारे ऐसे देश हैं जो कभी अमेरिकी गठबंधन में हुआ करते थे, ठीक है, कभी अमेरिका के गठबंधन में थे, वो भी इसके सदस्य देश हैं। तो ये भी एक तरह से इसके लिए नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए आसियान की स्थापना कब हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान पूछा जाता है। आसियान जो है इसका पूरा नाम क्या है, पहले तो ये देखिए, इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्लियर है। इसकी स्थापना कब हुई, 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र जो है उस पर हस्ताक्षर करे थे, और तब इसकी स्थापना हुई थी। शुरू में इसके जो संस्थापक सदस्य थे, यानी इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो 5 हैं,
लेकिन बाद में 5 नए देश इसमें जुड़ गए थे। ठीक है, तो इसकी टोटल संख्या जो है 10 हो गई। तो प्रारंभ में 5 देश थे, बाद में 5 जुड़े। तो शुरू में कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये शुरू में थे। लेकिन बाद में कौन से देश जुड़ गए? ब्रुनेई दारुसलाम हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, ठीक है, लाओस हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, ये देश बाद में जुड़े थे। तो इस तरीके से आसियान की स्थापना हुई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए आसियान के क्या उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य देखिए, आर्थिक विकास को तेज करना, यानी आसियान के देशों में आर्थिक विकास तेजी से हो सके, ये इसका उद्देश्य है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना इसका उद्देश्य है। कानून का शासन यहाँ पे हो सके और शासन में सुधार आ सके, ये इसका उद्देश्य है। और जो यूएनओ है उसके कायदों पर आधारित जो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, ये उसके उद्देश्य हैं। ठीक है, सिंपल है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान शैली क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रट लो इस क्वेश्चन को, ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली का मतलब है आसियान का काम करने का तरीका। आसियान का जो काम करने का तरीका है वही आसियान शैली कहलाता है। अब देखते हैं क्या है इसका काम करने का तरीका। ये अनौपचारिक रूप से काम करता है, बिना टकराव वाला काम करता है, आपस में सहयोग सहयोग करके, ठीक है, मेल मिलाप के जरिए ये काम करता है। और इसी के कारण इसको काफ़ी यश कमाया, इसने काफ़ी नाम कमाया है। अपनी ये जो नीति है अनौपचारिक रूप से काम करना, टकराव रहित होकर काम करना, बिना किसी लड़ाई झगड़े के काम करना, एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करना, ये जो इसका काम करने का तरीका है, इसी से इसने काफ़ी नाम कमाया है। और इसी को क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से हैं? इस पे आसियान टिका हुआ है। सबसे पहले है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब ये जो आसियान सुरक्षा समुदाय है इसका मतलब क्या है? इसका काम है कि आसियान के देशों के बीच में जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखना, और अगर कभी कोई विवाद हो जाता है तो उसको युद्ध तक ना जाने से पहले रोकना, उसको मतलब बातचीत के जरिए सुलझा लेना। आर्थिक समुदाय का क्या काम होता है? कि इन देशों के बीच में आपसी ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके, ठीक है, साझा व्यापार हो सके, मुक्त व्यापार हो सके, इसको काम करना, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का काम है कि इनके बीच में सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो सके। ठीक है, ये इसके मुख्य काम होते हैं। एक क्वेश्चन है कि बताइए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो है वो कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो है 1994 में हुई थी। और इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हैं कि आसियान देशों की सुरक्षा करना, ठीक है, आसियान देश जो है इनकी सुरक्षा हो सके, तो इनके बीच में तालमेल बना रहे, और आसियान के देशों की जो विदेश नीति है उसमें तालमेल बना रहे, ये इसका मुख्य उद्देश्य था आसियान क्षेत्रीय मंच का। अब आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच में कंफ्यूज मत होना, आसियान बना था 1967 में और क्षेत्रीय मंच बना था 1994 में। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, सपोर्टिंग में आपसे इंपॉर्टेंट भी दिख रखा है आपको। सपोर्टिंग मटेरियल में इस क्वेश्चन को देखोगे तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आसियान विजन 2020 क्या है? देखिए, विजन का मतलब क्या होता है? एक तरह से मतलब हम आने वाले साल में ऐसा कर देंगे, ये हमारा विजन होता है। तो बहुत साल पहले आसियान ने एक विजन रखा था 2020, ठीक है, और उस 2020 में कुछ लक्ष्य रखे थे कि 2020 तक हम ये कर लेंगे, तो वही आसियान विजन है। अब क्या है इसको समझते हैं। आसियान विजन जो दस्तावेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है 2020, इसमें इन्होंने ये रखा था लक्ष्य कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में यानी इंटरनेशनल लेवल में आसियान जो है बहिर्मुखी भूमिका निभाएगा। बहिर्मुखी मतलब कई क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये इसका टारगेट रखा गया था। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकली है, ठीक है, कि टकराव नहीं करेंगे, बातचीत के जरिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अपने विवादों को सुलझा लेंगे। नेक्स्ट है कि आसियान ने क्या करा, करके भी दिखाया। कंबोडिया का जो टकराव है इन्होंने सुलझा लिया बातचीत से, ठीक है, पूर्वी तिमोर का जो संकट था उसको संभाल लिया। इसीलिए आसियान जो है अ, आप कामयाब संगठन मान सकते हो। देखो सार्क जो है, सार्क भी एक संगठन है, वो कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सार्क में जो देश आते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। आसियान कामयाब हो गया। क्यों कामयाब हो गया? क्योंकि आसियान ने क्या किया, अपने देशों के बीच में जो विवाद था, जो लड़ाई झगड़ा था, उसको आसानी से सुलझा लिया। चाहे वो कंबोडिया का विवाद हो, चाहे वो पूर्वी तिमोर का विवाद हो, सब कुछ सुलझा लिया बातचीत के जरिए। यही आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें हैं जो आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि बताइए चीन ने कब मुक्त द्वार की नीति
अपनाई थी, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, अपनी लिख दिया है, अपनाई थी, यानी कब इसने मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी और इसके क्या परिणाम हुए थे। तो चीन ने 1978 में 1978 में यहाँ पे एक नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपिंग, इनके नेतृत्व में मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। तो कब अपनाई थी? 1978 में, किसके नेतृत्व में? देंग शाओपिंग ने, ठीक है। इसके बाद चाइना ने बहुत तेजी से विकास करा। चाइना क्या था, शुरू शुरू में इतना व्यापार नहीं करता था बाहरी देशों से, लेकिन जब से उसने ये नीति अपनाई, इसको ओपन डोर कहा जाता है, यानी अपनी डोर खोल दी है दुनिया के लिए, आओ हमसे व्यापार करो, अब हम सबसे व्यापार करेंगे, इस तरीके से। उसके बाद चाइना बहुत तेजी से विकास किया, ठीक है, बहुत आगे निकल गया। मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन का जो विदेश व्यापार था वो बहुत बढ़ा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, चाइना जो है एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, यानी ज्यादातर चीजें अपने यहाँ पे बनाता है और बेचता है दुनिया भर को। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, याद रखना, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। चाइना भी एक साम्यवादी देश, लेकिन इसने क्या करा, इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, इसने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। चरणबद्ध ढंग का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि देखो क्या क्या करा, सबसे पहले ध्यान रखना, इसने ओपन डोर की नीति अपना ली, यानी मुक्त द्वार की नीति अपनाई, जिसके तहत इसने अपने व्यापार को बढ़ाया। फिर इसने खेती का निजीकरण करा, थोड़े दिन बाद इसने उद्योग का निजीकरण करा, ठीक है। इसने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का काम किया। तो इस तरीके से इसने धीरे धीरे करके चाइना में कुछ बदलाव करे, जिसके जरिए चाइना में बहुत ज्यादा इनको फायदा हुआ और विकसित हो गया चाइना, ठीक है। अब देखो चीन ने कब खेती का और उद्योग का निजीकरण किया था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 1982 में खेती का निजीकरण करा, उससे इनको फायदा हो गया। फिर इन्होंने थोड़े समय के बाद 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, उससे भी इनको फायदा हुआ। यानी धीरे धीरे करके इन्होंने फैसले लिए और उससे इनको फायदा हुआ। चाउ एंड लाई जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, चाइना में 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा था। वो कब किया था? तो 1973 में इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा था। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कृषि, उद्योग, ठीक है, सेना और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन 4 क्षेत्रों में इन्होंने बदलाव करे और इस बदलाव के बाद चाइना और तेजी से डेवलप हुआ, यानी धीरे धीरे करके इन्होंने चाइना में विकास के लिए काम किए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक बार ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। चीन और भारत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, इसका बताना है। देखिए बिल्कुल सही है, इनको सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है चाइना को और भारत को, क्योंकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं दोनों ही, लेकिन चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप है, ठीक है ये। और दूसरी चीज़ आपको ये बताना है, पहले चाइना के बारे में बताना है फिर भारत के बारे में बताना है। तो पहले हम चाइना को देख लेते हैं। देखिए चाइना जो है एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, तेजी से उभरती हुई शक्ति है, और जितनी तेजी से विकास कर रहा है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से भी आगे चला जाएगा। तो ये है। फिर क्या है, चाइना के ना जापान से विवाद था, यूएसए से विवाद था, कई देशों से इसका विवाद था। इसने क्या करा, उस विवाद को धीरे धीरे सुलझाया और उनसे व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, यानी अमेरिकी महाद्वीप हो गया, अफ्रीका एशिया महाद्वीप हो गए, यहाँ पे इसने क्या करा, खूब सारा इन्वेस्टमेंट करा, बहुत पैसा लगाया, इससे इसको फायदा हो रहा है। फिर ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य भी बन चुका है, ठीक है, इससे फायदा हुआ। और ये बहुत बड़ा निर्यातक देश है। निर्यातक मतलब जो अपने यहाँ पे चीज़ों को बनाता है और दूसरों को बेच देता है। अब देखो 2 तरह की चीज़ होती है, एक होता है आयात करना, यानी हम किसी देश से कुछ खरीद रहे हैं, और एक होता है निर्यात करना, यानी हम किसी को कुछ बेच रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि जो आयात करता है उसकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती है या जो ज़्यादा निर्यात करता है उसकी ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होती है? एक बार मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आगे देखो, चीन हो गया, भारत देखते हैं। भारत भी अगर हम देखें तो वो भी एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है आज की डेट में। परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, दुनिया भर से समझौते संधियां कर रहा है, और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी जो इंडिया है वो काम कर रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो, बहुत सिंपल भाषा में बना रखे हैं, आप आराम से इसको पढ़ के लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जापान, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान को सत्ता के नए केंद्र के रूप में आज के समय में देखा जाता है। जापान की आपको कुछ विशेषता बतानी है। तो देखिए जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है, द्वीपीय देश, पानी से घिरा हुआ देश है, ठीक है, समुद्र से। दुनिया में इकलौता देश है जिसने परमाणु बम झेल रखा है। इस पे हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, जिससे जापान को बहुत तबाही झेलनी पड़ी थी। दुनिया का इकलौता देश है जिसने परमाणु बम का नुकसान झेला हुआ है।
फिर जापान का संविधान है, उसमें आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए ये बल प्रयोग को हमेशा के लिए त्याग का वर्णन किया गया है। यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, बल प्रयोग नहीं करेंगे, सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जापान जो है तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और G7 में शामिल एशिया का इकलौता देश है। G7 में दुनिया के ताकतवर देश हैं, उसमें एशिया का इकलौता देश जो है वो जापान है, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे देखो, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन काफी कम है, बहुत कम है जापान के पास। कच्चे माल का ये आयात करता है, यानी बाहर से ये कच्चा माल खरीदता है, ठीक है, उसी चीज को क्या करता है फिर मैन्युफैक्चर करके बेचता है दुनिया भर में। लेकिन इसके बाद भी टेक्नोलॉजी के मामले में देखें जापान बहुत आगे है, बहुत आगे। सोनी हो गई, पैनासोनिक हो गई, होंडा, सुजुकी, ये सारे आपने ब्रांड सुने होंगे, ये जापान की कंपनियां हैं। 1964 में क्या था, ये OECD नाम का जो सदस्य जो संगठन है उसका सदस्य बना। और अगर हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जापान का नाम आता है। आबादी के लिहाज से देखें तो जापान दुनिया का 11वें स्थान पे, यानी जनसंख्या इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था में देखें तो काफ़ी इसकी अच्छी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यूएनओ में के बजट में बहुत अच्छा पैसा देता है जापान, काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है। तो जापान जो है बहुत ताकतवर देश है, आप ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के मुख्य उद्देश्य बताइए। जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं ना, जैसे आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, बहुत सारे संगठन होते हैं। तो ऐसे संगठन बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो देखिए उद्देश्य होते हैं कि इसके जो सदस्य देश हैं इनमें एकता बने, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, यानी सहयोग को बढ़ावा देना, इनके बीच में व्यापार बढ़ सके, आपस में व्यापार करें, मुक्त व्यापार करें जिससे इनको लाभ हो। अगर मान लो कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को आपस में बातचीत के जरिए सुलझा लें, ये भी इसका उद्देश्य होता है। फिर क्या है, क्षेत्र में शांति को बनाए रखना, ठीक है, जिस क्षेत्र का ये संगठन होता है अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भी ये जो संगठन है ये काम करता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर सेकंड है ये भी खत्म हो जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से है। हमारी जब भी लाइव क्लास होगी आपको सारी अपडेट ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है।